नमस्ते बच्चों। तो हम फसल उत्पादन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में मृदा के पोषक तत्वों के बारे में, उर्वरकों के बारे में, फसल में जो फसल उगाते हैं तो उस समय ध्यान रखने वाले प्रमुख चरणों के बारे में बहुत सारी बातें की हमने, जिसमें कि फसलों की सिंचाई के बारे में, खरपतवार नियंत्रण, कटाई व मढ़ाई, भंडारण आदि के बारे में भी चर्चा कर चुके। आज हम बात करेंगे फसल उत्पादन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति एवं फसल समुन्नयन। हरित क्रांति यानी जिसको हम अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में हम बहुत पहले एक पार्ट में पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ये बात की थी आपसे। तो आज हम बात करते हैं हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति को थोड़ी सी डिटेल में। तो फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार की वृद्धि होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति करने के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते। कृषि के सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए जो प्रयास किए गए, 1960 में एक प्रयास किया गया, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं, जो कृषि के उन्नति में, कृषि या फसल की समुन्नति में को लाने के लिए इसी एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से या प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। अब फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों में और जो उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। क्या करना है? फसल के या कृषि के, फसल के उन्नत किस्मों, फसल के उन्नत किस्मों का विकास, चाहे वो बीज हो या उसके इसमें यूज करने वाले यंत्र हो, कुछ भी हो, सिंचाई के साधन हो, विकास एवं उपयोग करना है। यानी कि अच्छे तरीके से अच्छे उपकरणों का या अच्छे बीजों का या अच्छे सिंचाई के तरीकों का उपयोग करना है, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे हम कहते हैं बहुत से वांछित गुण वाली दो भिन्न किस्मों के जो परस्पर संकरण करवाकर नई किस्म विकसित की जाती है। क्या कहा मैंने? यानी कि फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय क्या बताया था मैंने कि उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है, और यह प्रणाली फसल समुन्नति कहलाती है। इससे वांछित गुणों वाले दो भिन्न किस्म के गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे अन्य बीज हो, तो परस्पर संकरण करवाकर नई किस्म विकसित की जाती है। जैसे गेहूं की एक किस्म की उत्पादकता अधिक है, गेहूं का एक बीज है, उसकी उत्पादकता अधिक है, किंतु कवकों के द्वारा संक्रमण शीघ्र हो जाता है, जबकि दूसरी किस्म की उत्पादकता कम किंतु
कवकों की संक्रमण के प्रति प्रतिरोधता अधिक है। तो इन दोनों किस्मों के संकरण द्वारा गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया जाता है, जिसकी उत्पादकता भी अधिक हो और कवकों द्वारा संक्रमित होने की संभावना भी होती है। तो इस तरह विभिन्न फसलों में वांछित गुणों को क्या करके, वांछित गुणों को परस्पर क्या करके संकरण कर वांछित गुणों के परस्पर, वांछित गुणों के परस्पर संकरण से प्राप्त समुन्नत किस्में या किस्मों को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि बहुत अच्छी पैदावार होती है, बहुत ही ज्यादा इनकी गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक, अब बेटा हम थोड़े फसलों के बारे में बात करेंगे और उनकी समुन्नत किस्मों के बारे में भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फसल लिखते हैं और यहाँ पर समुन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। समुन्नत किस्म, चलिए तो पहला हम देखते हैं गेहूं। गेहूं की समुन्नत किस्में यानी हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं हमको अंग्रेजी में, वो है सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब क्या है, ये सब गेहूं, ये दोनों जो है गेहूं की समुन्नत किस्में है। चलिए हम दूसरी बात करते हैं धान की। अब धान की समुन्नत वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी जिसे हम समुन्नत किस्में कहते हैं, वो कौन कौन सी, उदाहरण है जया, पूसा 215, पद्मा, ये सब किसकी वैरायटी है, ये सब किसकी किस्में है, समुन्नत किस्में है, धान की समुन्नत किस्में। अब हम बात करते हैं मक्के की, तो मक्का की समुन्नत किस्मों के बारे में बात करते हैं अभी। गंगा, रंजित, गंगा तथा रंजीत, ये दोनों वैरायटी जो है मक्का की समुन्नत किस्में। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इन उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इससे क्या हुआ है, बहुत सारी वृद्धि हुई है, लेकिन हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूरा करने के लिए क्या चाहिए था हमें, बहुत ही अच्छे तरह की कृषि के उत्पाद यानी कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए ये सब हरित क्रांति से हमें क्या प्राप्त हुई, परंतु इससे मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमिगत जल की जो मात्रा है वो लगातार कम होती जा रही है। इससे अन्य कारण क्या है बेटा, कि जैसे जंगल की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण आदि। तो भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखना अति आवश्यक है और इसके लिए वर्षा जल संवर्धन और जल संरक्षण को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर प्रचुर मात्रा में जल मिलेगा, अगर अच्छे जो है मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन्नत बीजों को में डालकर उस उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो इसी कारण इन सब बातों पर भी आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो हरित क्रांति की बात है। अब हम बात करेंगे जंतुओं में
से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अगला टॉपिक है हमारा जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ के बारे में बात करें। तो हम सभी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित है। तो हमें क्या क्या मिलता है इससे? दूध, अंडे, मांस। तो ऐसे खाद्य पदार्थ भी है वो जंतुओं से प्राप्त है। तो आप जैसे कि प्रतिदिन आप दूध का प्रयोग करते हैं, कुछ सर्वाहारी जो है वो अंडे और मांस का प्रयोग भी करते हैं, खाते हैं। और हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब पालतू जानवरों को घर पर अथवा पशु गृह में पाला जाता है, ये तो आपको पता ही है। वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं की देखभाल और पालने के विज्ञान को पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन क्या है बच्चों? पशुपालन। पशुपालन क्या है? पशुपालन यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं को उनका देखभाल करना, उनको पालने के विज्ञान को ही पशुपालन कहते हैं। विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशुपालन करना आवश्यक है। और फसल की तरह पशुओं की देखभाल के लिए भी कुछ निर्धारित चरणों को अपनाना होता है। तो हम अभी क्या करते हैं, हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। दूध, अंडे, मांस, इनको पालने इनसे जो जंतुओं से ये सब प्राप्त होते हैं, उनको कैसे पाला जाता है, उनके पालने के तरीके और कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब पदार्थ, ये सब हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन के बारे में। दुग्ध उत्पादन के बारे यानी कि दूध का उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। अब दूध देने वाले पशु जैसे गाय है, भैंस है और बकरी है, इनको जो है डेयरी फार्म में पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है? इनको डेयरी फार्मों में इनको पाला जाता है। तो क्या करते हैं, ये जो दूध है, ये पशु दुधारी पशु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये पशु? ये दुधारू पशु कहलाते जो दूध देते हैं। प्राचीन काल से ही हमें पता है कि गाय, भैंस जो है दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत रहे हैं और दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई ये सब प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम दूध को क्या मानते हैं? दूध को हम संपूर्ण आहार मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? दूध को संपूर्ण संपूर्ण आहार मानते हैं दूध को। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। अब दुधारू जो पशु होते हैं या दुधारू पशु होते हैं, उनके पालन के लिए उच्च पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। आपको पता है ये उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तभी हमें अच्छी तरह से अधिक मात्रा में दूध तक प्राप्त होंगे। तो उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। और उचित रखरखाव होने पर ये पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते हैं। उचित तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये 20 वर्ष तक, लगभग 20 वर्ष तक
आराम से आपको दूध दे सकते। इन पशुओं के आहार में क्या क्या देना चाहिए? घास, सूखा चारा, सूखा चारा, ठीक है, सूखा चारा तथा दलहन, दलहन का हरा चारा, दलहन का हरा चारा, दलहन का हरा चारा, जैसे बरसी, बरसी, अल्फा अल्फा, ये सब चारों का नाम है, ठीक है, हरे चारों का नाम है अल्फा अल्फा इत्यादि शाम। सरसों एवं कपास की खली का भी उपयोग चारे के रूप में किया जाता है और पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय और उसका उचित मात्रा में देना बहुत आवश्यक, ठीक है। और जैसे कि सामान्यतः चारा प्रातः एवं सायंकाल दूध दुहने से पहले नाद में दिया जाता है, यानी कि दूध सब निकाल दिया और आप उनको चारा ही ना दें, तो दूध दुहने से पहले उनको दिया जाता है। और उनको पेयजल जो है दिन में 2 बार दिया जाता है। कितनी बार दिया जाता है? दिन में 2 बार दिया जाता है। और गाँव में आपको पता है पशुओं को चारा गाँवों में छोड़ दिया जाता है, जहाँ वे भोजन प्राप्त करते हैं, और नहाने के लिए तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जबकि डेयरी फार्मों में क्या होता है? भोजन और साफ सफाई पशु गृह में ही होती है। पशु गृह होता है उनका, पोल्ट्री फार्म जिसको हम फार्म कहते हैं, और उन्हीं फार्मों में क्या करते हैं? उनकी साफ सफाई, उनके भोजन का, उनके पेयजल का सबका प्रबंध वहां पर होता है। अब जो डेयरी फार्म की अगर हम बात करें, जहां पर बहुत सारे गायों को एक साथ पाला जाता है, तो हम अगर डेयरी फार्म की बात करें, डेयरी फार्मों की बात करें, तो डेयरी फार्म में स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छ एवं हवादार, स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये पक्के बने होने चाहिए, ये नहीं कि जरा सी गाय भैंस उसके अंदर घुसे और टूट गए। फर्श पर पुआल का बिछवान होता है। क्या होता है फर्श पर? पुआल, पुआल का बिछावन, पुआल का बिछावन होता है या होना चाहिए। एवं मलमूत्र निकट, मल मूत्र निष्कासन के लिए, मलमूत्र निष्कासन की, ठीक है, उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जो है होने से ही पशु जो है, यानी कि जो डेयरी फार्म में जो पशु पाले जाते हैं, गाय या भैंसे जो भी है, वो स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छा दूध का उत्पादन भी ये करते हैं। और क्या करना चाहिए? देखो बेटा, जैसे कभी कभी परजीवी कृमि का संक्रमण भी पशुओं को रोगग्रस्त कर देती है, और रोगों को के जो लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से इनका इलाज करवा देना चाहिए, और इनके बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक टीके भी क्या करना चाहिए? पशुओं को लगवाने चाहिए। और जंतुओं का नियमित जांच पशु चिकित्सक से जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे वो भी बीमार पड़ते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें उनका सही ढंग से रख रखाव करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, और बीच बीच में पशु चिकित्सक से उनकी चिकित्सा ठीक ठाक से नियमित जांच भी करवानी चाहिए। ओके, अब दूध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों की पशुओं का पालन
को पालना चाहिए, तभी हमें अच्छे अच्छी नस्लों के जो गाय भैंसे हैं उनको पालेंगे तभी क्या प्राप्त होगा हमें, तभी हमें अच्छी दूध उनसे प्राप्त होगी या बहुत ज्यादा मात्रा में दूध प्राप्त होगी। तो हम थोड़े से पशुओं की उन्नत किस्मों के बारे में पढ़ें, जिसमें कि गाय की देसी नस्ल, गाय की देशी नस्ल के बारे में देखते हैं। जैसे कि साहिवाल, साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये सब क्या है, ये साहिवाल, सिंधी, देवनी आदि ये सब गाय की देशी नस्ल, गाय की देशी नस्ल। गाय की विदेशी नस्लों के बारे में देखते हैं जरा। गाय की विदेशी विदेशी नस्ल, गाय की विदेशी नस्लों में देखो नाम थोड़ा सा, होल्स्टीन, फ्रिजियन, होल्स्टीन, फ्रिजियन, जर्सी, विदेशी नाम है ना। तो ये सब गाय की विदेशी नस्ल माने जाते। अब तीसरा हम भैंस की नस्लों की बात करें, अच्छी नस्ल के भैंस। भैंसों में मुर्रा, मेहसाना, मेहसाना, सुखी, सुखी, जी, ये सब क्या है बेटा, ये सब भैंसों की अच्छी नस्लें है या भैंसों की उन्नत नस्लें। इनके चित्र भी जरा हम आपको दिखाई देते हैं। गाय विदेशी नस्लें, गाय की विदेशी नस्लें, ये सब अच्छे दूध देने वाले गाय, अच्छे दूध देने वाले गाय की नस्लें आप देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो गाय की देसी नस्लें, गाय की जो है विदेशी नस्लें जैसे होल्स्टीन, फ्रिजियन, जर्सी आदि, ये सब गाय की विदेशी नस्लें हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि भैंसे जो अच्छी नस्ल के भैंसे हैं, जैसे मुर्रा है, मेहसाना है, सुखी है, झीली है, ये सब क्या है, ये भैंसों की अच्छी नस्लें हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं। और संकरण द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती है। जैसे कि हमने कहा कि जो गेहूं है, धान है और जो बाकी जो जितने भी फसल बीजे हैं उन सबको जो है क्या किया जा सकता है, उन सबको हम लोग संकरण करके अच्छी नस्ल का या अच्छी बीज हमें प्राप्त हो। इसी प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोग रोधी जैसे वांछित लक्षणों वाले नस्लों के विकास में भी इससे सहायता मिलती है। तो गाय की उच्च उत्पाद वाली नस्लें जैसे साहिवाल, होल्स्टीन फ्रिजियन, बुरा भैंसों की दूध देने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्वों वाले, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक तत्वों वाले दूध हमें प्रदान करते हैं। तो ये तो गाय की देसी नस्ल, गाय की विदेशी नस्ल और भैंस की नस्लों के बारे में हम अभी चर्चा करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कुक्कुट पालन, यानी कि जिनसे हमें अंडे की प्राप्ति हो, वो है तो वो है कुक्कुट पालन। कुक्कुट कुक्कुट पालन, इसे मुर्गी पालन भी कह सकते हैं। बत्तखें, मुर्गियां, ये सब जो है हमें क्या करते हैं, ये सब हमें अंडे देते हैं, मांस प्रदान करते हैं। तो अंडे एवं मांस की प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों को जो पालन करते हैं उसी को हम कुक्कुट पालन कहते हैं। क्या पालन, कौन सा पालन कहते हैं, उन्हीं को हम कुक्कुट पालन कहते हैं। तो जो अंडे होते हैं
अंडों में प्रोटीन, अंडों में प्रोटीन तथा विटामिन, अंडों में प्रोटीन तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कुक्कुट पशुओं को घरों में और फार्म हाउस दोनों में ही पाला जाता है। आपको पता है कि जो मुर्गियां हैं या बतखे हैं या जिस तरह से अंडे देने वाली जो पक्षियां हैं, इनको हम लोग घरों में भी पालते हैं और उसी प्रकार हम इनको कहाँ पालते हैं, हम इनको जो है बड़े बड़े पोल्ट्रियों में, बड़े बड़े फार्म हाउसों में भी हम इनको पालते हैं जो हमें अंडे देते हैं। आप देख सकते हो बड़े बड़े फार्म हाउस इस प्रकार से मुर्गियों को पालते हैं। और आपको पता है कि जो मुर्गी है वो अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेकती रहती है। 21 दिन तक अगर आपके घरों में कहीं पर आकर अपनी मुर्गियां देखी हो तो आप देख सकते हो कि ये अंडे देने के बाद, कुछ दिनों अंडे देने के बाद ये 21 दिन तक सेकती रहती है, उसके ऊपर बैठी रहती है। इस अवधि को हम ऊष्मायन काल कहते हैं। कौन से काल, कौन सा काल कहते हैं उसको? ऊष्मायन काल कहते हैं। ऊष्मायन काल कहते हैं, ऊष्मायन काल कहा जाता है। और ये अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक, और इस प्रक्रम को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। जैसे कि मुर्गी अपने आप उसके ऊपर बैठ गई और क्या किया, उसने अपनी जो गर्मी है, अपने शरीर की गर्मी है इन अंडों को दे दी और इस ये जो अंडे हैं ये भ्रूण के विकास तक इसमें जो है उष्णता और नमी बनी रहती है, उष्णता और नमी बनी रहती है और इसे हम प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। तो बड़े कुक्कुट फार्मों में ये जो है ये इस तरह से एक एक मुर्गियों को अंडों पर बिछाना, ये जो है ये कार्य थोड़ा सा प्रयास का कार्य। तो क्या करते हैं, तो बड़े बड़े जो कुक्कुटशालाएं होती है या बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, कुक्कुट फार्म होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, बहुत सारे अंडों को क्या करते हैं, बहुत सारे अंडों को एक साथ क्या करते हैं, एक साथ ही इनको इस तरह से, इस प्रकार से आप देख सकते हो चित्र में, एक बहुत सारे अंडों को एक साथ ही इसके लिए रखा जाता है, स्फुटन के लिए रखा जाता है, एक साथ ही स्फुटन के लिए रखा जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, स्फुटन किया जाता है और इसे ऊष्मायंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऊष्मायंत्र कहते हैं। इससे ताप जो है स्थिर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब सब लगा होता है, बिजली से ये चलते हैं, बैटरी से चलते हैं और इसमें जो है ऊष्मा जो है विशेष प्रकार से स्थिर रहता है। और ये बड़े बड़े कामों में और बहुत सारे अंडों को एक साथ जो है क्या करने के लिए किया जाता है, विकास, भ्रूण का विकास करने के लिए किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब जो है कुक्कुट पक्षियों को विशिष्ट भोजन जैसे रोटी, अन्न आदि दिया जाता है और इन्हें पालने वाले लोग इन पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं, कई बार खुला भी छोड़ते हैं, जहां वह वे कीड़े मकोड़े वनस्पतियां जैसे घास फूस सब्जी के छिलके सब खाते रहते हैं। और अब जो कुक्कुट फार्म है, जैसे कि हमने पशुओं के फार्म के बारे में बात की, उसी प्रकार से कुक्कुट फार्म में जो है इन पक्षियों के भोजन आवास की जो व्यवस्था होती है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है जरा हम लोग जानते हैं। तो वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं इनके लिए की जाती है कुक्कुट फार्म, कुक्कुट फार्म में एक तो कुक्कुट फार्म जो होते हैं पक्का बना होता, पक्का, और जिसमें प्रकाश, हवा की पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
होनी चाहिए या वहां पर होती है, वो जरूरी है। और ये ज्यादातर ऊंचे स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है? ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं, ऊंचे स्थान पर, जहाँ जल भराव नहीं, जैसे बारिश सब होती है तो एकदम से जल भर जाता है वैसे, तो ऊंचे स्थान पर बनाने का क्या कारण है? जहाँ जल भराव, जल भराव नहीं होता, जल भराव नहीं होता। ठीक है। फार्म को नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने, खाने और अंडा देने के लिए इनको विशेष स्थान की जरूरत है। और इनको किस तरह के आहार दिए जाते हैं? उनके आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री, गेहूं, मक्का, बाजरा, क्या क्या दिया जाता है? गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजे, इनको पीस कर, इनको पीस कर, इनको पीसा जाता है। और क्या किया जाता है? बालू का, बालू का चूरा, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिला देते हैं। इसमें क्या मिला देते हैं? इन सभी को पीस, इन सब अनाजों को पीस कर बालू का चूरा या फिर चूना पत्थर का चूरा इसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है? कंकड़, चूना पत्थर आदि में कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होता है। तो इनको क्या करना है? जिनको जो है बेटा अंडे देने के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए जो है बालू का चूरा और चूना पत्थर के चूरे को इसमें मिला दिया जाता है, क्योंकि इनको अंडे देने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का होना बहुत जरूरी है इनके शरीर में। इसी कारण जो है अंडे का कवच, आपने देखा हो ना, अंडे का कवच, अंडे के ऊपर का छिलका देखा है नहीं सबने? वो कैसा होता है? सफेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसकी कवच बनाने में बहुत सहायक। और मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो जल भी में बहुत अधिक मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में इनको जल देना भी बहुत जरूरी है। तो जल की मात्रा जो है, जल की पर्याप्त मात्रा में इनको जल की सुविधा भी देनी चाहिए। तो हमारे देश में अधिक अंडोत्पादन तथा मांस के लिए संकरण तकनीक द्वारा कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया हुआ है। तो हम कुछ ऐसे नस्लों के बारे में, उन्नत नस्लों के बारे में, इनकी उन्नत नस्लों के बारे में हम लोग कुक्कुट उन्नत नस्लों के बारे में बात करते हैं। कुक्कुट उन्नत नस्ल, जैसे कि व्हाइट लेghorn, ये सब कुक्कुट की उन्नत नस्लें हैं। दूसरा आइलैंड, आइलैंड रेड। तीसरा आई एल एस, ILS रेड। ये सब जो मुर्गियां हैं, ये सब उन्नत नस्ल की मुर्गे हैं, जो अच्छी तरह से अंडे देते हैं, अच्छे अंडे देते हैं और मांस भी जो है इसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया। चलिए अब हम बात करते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन की बात करते हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन की बात करते हैं। तो बेटे जिस तरह से हमारे देश में पशुएं पाले जाते हैं,
और हमने कहा भी सूत्रों का पालन होता है। इसी प्रकार से हमारे देश में मछली एक अन्य प्रमुख खाद्य स्रोत, मछली जो है एक बहुत ही प्रमुख खाद्य स्रोत। तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में तथा नदियों के समीप रहने वाला विशाल जन समुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करते हैं। परंतु सॉरी, ये जो है क्या बोलते हैं, ये बात नहीं है कि वो लोग सब्जियां नहीं खाते या फिर कुछ और चीजें नहीं खाते, लेकिन इनके भोजन में जो है नियमित रूप से ये लोग मछली का भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। यह जंतु प्रोटीन का एक बहुत ही समृद्ध स्रोत होता है। शार्क और कॉड जैसी मछलियां में जो है प्रचुर मात्रा में मछलियों का तेल मिलता है और जिससे विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। मछलियों की पूंछ, पंख एवं हड्डियों का उपयोग खाद्य में भी किया जाता है, क्योंकि उनसे जो है क्या बनाया जाता है, जो वेस्ट होता होगा उससे खाद भी बना सकते हैं। अब बेटा तालाब, झील, नहर एवं नदी में पाई जाने वाली मछली अलवण मछली कहलाती है। अलवण जल मछली, क्योंकि वहां पर लवण ज्यादा नहीं होते, कहाँ तालाब, झील, नहर आदि में, तो वो अलवण मछली कहलाते हैं। जैसे कि कटला, रोहू आदि। कटला, रोहू से क्या है, अलवण जल मछली कहलाते हैं। जबकि महासागर में पाए जाने वाली जो मछलियां होती है, महासागरों में पाई जाने वाली जो मछलियां या सागरों में पाई जाने वाली मछलियां होते हैं, वे मछलियां, उनमें लवण की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि समुद्र में लवण मांस की मात्रा अधिक होती है। जैसे टूना, कॉड लवण मछली कहलाते हैं। टूना, कॉड आदि लवण मछली कहलाती है। और बड़े स्तर पर मछली पालन, मछली का पालना मत्स्य पालन कहलाता है। क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है। बड़ी मात्रा में मछलियों का पालन करने को लोग क्या कहते हैं, उसे मत्स्य पालन कहा जाता है। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। आज जो बातें हमने की, हमने हरित क्रांति के बारे में आज बात किया, इसके बाद हमने दुग्ध उत्पादन के बारे में बात की, और हमने अच्छी अच्छी नस्लों के गायों के बारे में, भैंसों के बारे में, पशुओं के बारे में सब बात कर लिया हमने। उसके बाद हमने कुक्कुट पालन के बारे में भी बात किया, प्राकृतिक फूडर के बारे में बात किया, और इंक्यूबेटर जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो है ऊष्मायंत्र के बारे में या कृत्रिम स्फुटन के बारे में बात किया, और लास्ट में हमने मत्स्य पालन के बारे में भी बात की। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है फसल उत्पादन, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय को लेकर। तब तक के लिए सबसे हम विदा लेते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।